नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब सेशन में। चलिए, लिटरेचर के क्वेश्चंस। द पीरियड बिटवीन 800 बीसी एंड 500 बीसी इज कॉल्ड। बोला गया कि ये जो दौर रहा है, बीसी का मतलब जानते हैं बिफोर क्राइस्ट। 800 बीसी और 500 बीसी के बीच का जो पीरियड है, इसको आप क्या कहते हैं? पोस्ट क्लासिकल पीरियड, प्री क्लासिकल पीरियड या लैटिन पीरियड की बात आप करते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर आप बात करेंगे 8 से 5 तक, तो ये आपका होता है प्री क्लासिकल पीरियड। और प्री क्लासिकल पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक इसमें होता है योगा एज। प्री क्लासिकल पीरियड में एक एज होता है आपका योगा, और एक एज होता है आपका टायरेंट, यानी टायरेनी एज। टायरेनी एज जरूर पढ़ना है आपको, ये सब चीजें टायरेनी एज आप पढ़ेंगे। अब आपका योगा एज जो होता है वह होता है आपका 500 to 200 बीसी, और ये जो टायरेनी एज है ये आपका होता है 800 to 500 बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो प्री क्लासिकल पीरियड का ये दौर है 800 बीसी 500 बीसी, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। योगा एंड टायरेनी एज दोनों अलग अलग टाइम में आपके हुए हैं। ये मिट क्यों हो गया भैया? क्या लिखा? 52, और ये हो जाएगा आपका 800 to 500 बीसी के तौर पे। अब आइए, पोस्ट क्लासिकल पीरियड जो है, पोस्ट का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। पोस्ट मीन्स होता है आफ्टर, यानी बाद में। और प्री का मीनिंग भी आपको मालूम होना चाहिए। प्री का मीनिंग होता है बिफोर, यानी कि पहले। आपने सुना होगा प्रीपेड एंड पोस्ट पेड। अब यहां आ जाइए, पोस्ट क्लासिकल पीरियड की बात करेंगे तो इसी का क्या नाम है? इसी का नाम है मिडल एजेज। मिडल एजेज या मिडिएवल पीरियड, या इसी को बोलते हैं मिडिएवल पीरियड। और मिडिएवल पीरियड की अगर आप बात करेंगे तो ये आपको, वो तो बीसी में गया है, ये बीसी में नहीं जाता। ये होता है 500 to 1500। आपको ध्यान रखना है, मिडिल एजेस का ये दौर है। और यहां पे ढेर सारे एजेस के बारे में आप पढ़ते हैं। और ऑप्शन सी में आपका लेटिन पीरियड आया है, ये ओल्ड इंग्लिश का टाइम। ये आपको दिखाई सुनाई देगा 700 बीसी के दौरान। क्लियर है ना? ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का ये पीरियड है। तो द पीरियड बिटवीन 800 बीसी 500 इज कॉल्ड प्री क्लासिकल पीरियड। आंसर आपका हो गया बी, बिफोर बॉम्बे। रानी कुमारी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ब्रिटेन आफ्टर विड्रॉल ऑफ रोमन्स। रोमन एम्पायर आपने सुना होगा, और ब्रिटेन में इनका हुकूमत रहा। बोला गया व्हाट वाज द कंडीशन, क्या कंडीशन था जब ब्रिटेन से ब्रिटेन का आफ्टर विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब होता है बाहर चले जाना, है ना? जैसे अंग्रेजों को यहां से भगाया गया आउटसाइड ऑफ रोमन्स। जब रोमन्स बाहर निकले वहां से, तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का क्या हालात था? पीस एंड काम, सोशल अनरेस्ट फॉर सम टाइम, पीपल एंजॉयड लिबर्टी। यहां पर कुछ समय तक सोशल अनरेस्ट रहा। अन का मीनिंग होता है नॉट, और रेस्ट आपका पॉजिटिव सेंस में, यानी थोड़ी बहुत समाज में उथल पुथल रही, इस सेंस में हम बात कर रहे। करेक्ट आंसर है बी, बिफोर बॉम्बे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। आप लोग आंसर भी दें, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश से भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। आइए, विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल ड्यूरिंग नॉर्मन एरा। अब नॉर्मन एरा की बात करेंगे तो एक तो आप पढ़ते हैं, अगर पीरियड की बात करें, एंग्लो सैक्सन्स। चलिए, आप कमेंट करके बताएंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है ये कब से कब तक रहा है, ये आपको बताना है। इसके बाद आप बताएंगे नॉर्मन, NORMAN। नॉर्मन पीरियड जो है ये कब से कब तक रहा है। चलिए, आप फटाफट मेरे को बताएं। इस दोनों सवाल का जवाब आपको मैं पढ़ा चुका हूं। बोला गया व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन, कौन सा लैंग्वेज जो है कॉमन था लोगों में नॉर्मन एरा। नॉर्मन एरा में लेटिन भी आपका बोला जाता था, फ्रेंच भी लोग बोलते थे, और इंग्लिश भी बोला जाता था। फ्रेंच इलिट क्लास के लोग बोलते थे। इलिट क्लास, इलिट का मतलब होता है समाज का ऊंचा वर्ग, हायर क्लास, हाई सोसाइटी की जहां आप बात करते हैं, है ना, उस सेंस में। तो लेटिन भी बोला जाता था, फ्रेंच भी और इंग्लिश भी। बट कॉमन कौन सा लैंग्वेज था? तो कॉमन लैंग्वेज की बात करेंगे जो ज्यादातर लोग बोलते थे, वो आपके हैं इंग्लिश।
आपको ध्यान रखना है। और मैंने पूछा एंग्लो सैक्सन पीरियड, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का आपका ये पार्ट है। नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है, रिकॉर्डेड देख लेंगे। ओके ठीक है, चलिए 450 टू 1066, बहुत बढ़िया, आपने यहां पे एंग्लो सैक्सन का आंसर दिया, 450 टू 1066। और उसके बाद आपका जवाब है 1066 टू 1400, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। यानी कुल मिला के अगर बात करेंगे तो एंग्लो सैक्सन जो आपका रहा वह रहा 5th टू 11th सेंचुरी, और ये आपका 11th से लेके 13 14th कैसे 14th सेंचुरी है ना, 15th में अभी आप नहीं जाएंगे क्योंकि 14 से आगे नहीं गया है, इसको ध्यान में रखना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर 4 में आ जाइए, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा, वेयर वॉज रेनेशा स्टार्टेड इन 14th सेंचुरी। रेनेशा, इसको रेनेसेंस नहीं पढ़ेंगे, रेनेशा होता है। सबसे पहले रेनेशा के बारे में बात करते हैं कि रेनेशा किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। और इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, तो इंग्लिश में इस वर्ड का मीनिंग होता है रीबर्थ, यानी कि पुनर्जागरण, फिर से जागृत होना, जिंदा होना। तो रेनेशा स्टार्टेड इन 14th सेंचुरी। रेनेशा स्टार्ट कब हुआ है, 14th सेंचुरी में आपका स्टार्ट हुआ। यहां देखिए एंग्लो सैक्सन चला है 5th से लेके 11th सेंचुरी तक, नॉर्मन पीरियड चला आपका 11th से लेके 14th सेंचुरी तक, और फिर 14th सेंचुरी से ही आपका स्टार्ट हो गया रेनेशा, जिसको रिवर्थ बोलते हैं, पुनर्जागरण बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। तो ये 14th सेंचुरी में जो स्टार्ट हुआ आपका रेनेशा, कहां पे स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में। इटली में एक जगह है, उस जगह का नाम है फ्लोरेंस, FLORENC, फ्लोरेंस, और इस जगह से आपका रेनेशा स्टार्ट होता है, तो दैट इज कॉल्ड, आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो इटली होना चाहिए, है ना, ध्यान रखेंगे आप, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर सही है, खान साहब ने भी लिखा है लेटिन, हाँ, रेनेशा लेटिन लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, लेटिन आपका ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। लेटिन का भी एक वर्ड है, लेटिन लैंग्वेज की वर्ड की अगर बात करेंगे लेटिन का, तो एक पोयम लिखा गया, एक पोयम, उस पोयम का नाम है प्रॉस्पिस। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम है, आपने लेटिन लिखा तो मुझे याद आ गया। प्रॉस्पिस एक पोयम है, लेटिन लैंग्वेज का है, और ये पोयम लिखा किनके द्वारा गया, तो एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े राइटर हुए, पोएट हुए विक्टोरियन एज में, जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग प्रॉस्पिस पोयम लिखे, जो पब्लिश हुआ 1864 में, 1864 में रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखे, और ये लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है प्रॉस्पिस, और इसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, ये ध्यान रखेंगे। और प्रॉस्पिस जो लिखा गया था रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा, ये लिखा गया था किनकी याद में, तो अपनी वाइफ की याद में ये लिखे थे, इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो इन द मेमोरी ऑफ, इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट वाइफ, हिज लेट वाइफ यानी स्वर्गीय, क्लियर, वाइफ की डेथ हो गई थी और उनकी याद में इन्होंने प्रॉस्पिस लिखा था। और इनकी वाइफ का नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ का नाम, तो इनकी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ, आपने लेटिन लिखा इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। इनकी डेथ हो गई थी 1861 में, लेट बोला गया, 1861 में इनकी डेथ हुई, और प्रॉस्पिस लिखा गया, ये लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और रेनेशा जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मीनिंग रीबर्थ होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, आज के क्वेश्चंस आपको ओल्ड इंग्लिश से मिले हैं। कैरोलिन एज स्टार्टेड इन, कैरोलिन एज जो है ये आपको, कैरोलिन एज की बात करेंगे, एलिजाबेथन एज की बात करेंगे, जैकोबियन की बात करेंगे, प्यूरिटन एज की बात करेंगे, है ना, ये सारे के सारे रेनेशा के ही पार्ट हैं, रेनेशा के ही डिवीजन अलग अलग हैं, उसी का ये पार्ट है। अब आइए कैरोलिन एज की बात हम कर रहे हैं, 1623, 1625 और 1628। कैरोलिन एज की बात करोगे तो ये जो आपका चला है ये 1625 से लेके 1649 तक, ये आपका चला कौन सा, कैरोलिन एज, ये सब याद रखना है। तो बोला गया स्टार्टेड इन
तो वो हो जाएगा आपका 1625 की बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, कल मेरा मूड बहुत खराब हुआ। बुलबुल जी मुझे बोल रही थी कि तुम यूपी वाले होते हैं, ऐसे हो, जबकि बात ये ठीक, मैंने आपसे पूछा है कल से आपने यूपी लगाए हैं क्या? देखिए, कल की बात को कल ही रहने दे, कल की बात को आप आज तक याद रखे हैं, है ना, और वो भी फालतू की बातें हैं, है कि नहीं है? याद उसी चीज को रखना है, अगर कोई मैटर है और वो नेगेटिव है तो उस चीज को वहीं पे भूल जाओ। अब कल रात में मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा था, अब कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, एक बच्चा आया, पता नहीं क्या, पता नहीं सही सलामत पैदा हुआ था या बिना प्लानिंग के ही पैदा हो गया था, आई डोंट नो, है ना, या अपने बाप का था कि नहीं था ये भी मालूम नहीं है, हालांकि मुझे ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए उसके लिए। कल रात में आया और गाली गलौज करने लगा यहाँ पे, है ना। तो कहने का मतलब ये है वो सब नेगेटिव चीजें हैं। आप अगर किसी से भी आपका डिबेट हो जा रहा है, डिस्कशन हो जा रहा है, उस चीज को वहीं पे दफन कर दीजिए, दबा दीजिए, है ना, और यहाँ पे आइए ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई कीजिए। कल एक बच्चा रात में आया, बहुत गाली गलौज किया यूट्यूब पे, किसी पता नहीं किसको दे रहा था गाली, बाद में उसको ब्लॉक करना पड़ा। तो ऐसे होते रहते हैं थोड़े बहुत, है ना, तो परेशान नहीं होना है लाइफ में। तो आपका उनसे बस डिबेट हुआ होगा किसी भी टॉपिक पे, तो एकदम सब आप लोग दोस्त हैं, मिल बांट के पढ़िए, कभी कभी मतभेद हो जाता है, उसको उतना दिल लगा के नहीं रखना है। आइए यहाँ पे, कल बहुत गुस्सा आया उस बच्चे पे, अगर सामने होता कूट डालते, बट सामने नहीं था, कमेंट में कुछ भी लिख के जा रहा है, गाली लिख रहा था, नहीं लिखना चाहिए। आइए यहाँ पे, कैरोलिन एज स्टार्टेड इन 1625, कब तक रहा? 1649 तक रहा। चलिए, और योगी जी पढ़ाई लिखाई करना है, और दोस्तों से ऊपर नीचे हो जाए तो दोस्तों को माफ कर देना है, माफी मांग लेना है ना, ईगो बना के नहीं रखना है, उस चीज को ध्यान रखिए। आइए, व्हाट वाज द मेन क्वालिटी ऑफ रीएस्टोरेशन राइटर। अब मैं आपसे पूछूंगा कि रीएस्टोरेशन पीरियड के बारे में आप बताइए, ये दौर कब से कब तक रहा है ना, इसके बारे में आपको बताना है, रीएस्टोरेशन पीरियड के बारे में बताना है आपको। और रीएस्टोरेशन जो एज रहा, उस समय जितने भी राइटर्स हुए सभी की क्या क्वालिटी थी? रोमांस के बारे में, क्या बोलता है, प्रिसाइजनेस के बारे में, रियलिज्म के बारे में, रोमांसेस के बारे में बातें होती थी। प्रिसाइजनेस का मतलब होता है एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस वर्ड का मीनिंग जब तक नहीं आएगा बात नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टनेस का मतलब होता है टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, यानी मुद्दे पे बात करना, घुमा फिरा के बात नहीं किया जाता है, उस सेंस में बात करते हैं। और एक वर्ड आया है पता नहीं, रियलिज्म, यानी रियलिटी से लेना देना है इसका, है ना, रियलिटी से लेना देना है। अब यहां पर किस सेंस में आप बात करेंगे, तो व्हाट वाज द मेन क्वालिटी ऑफ द रिएस्टोरेशन राइटर्स, हर एक पे बात की जाएगी, इसलिए करेक्ट आंसर आपका है डी फॉर दिल्ली। और हमने आपसे पूछा कि रिएस्टोरेशन कब से कब तक, तो यहां पे जवाब है खान साहब का 1660 से लेके 1798 तक नहीं होता है। मेनली अगर आप देखेंगे ना रिएस्टोरेशन के बारे में, मेनली जो इंपैक्ट रहा वह 1660 से लेके 1688, ये मेन इंपैक्ट रहा है, इसका प्रभाव रहा है, फिर आसपास आगे थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, हु वॉज, हाँ 17th सेंचुरी हो जाएगा वो। हु वॉज ग्रीक सैटारिस्ट। सैटारिस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आईएसटी लगा हुआ है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आईएसटी हो तो वो हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। अब आइए देखते हैं, सटायर का मतलब होता है व्यंग प्रकट करना, व्यंग, व्यंग, है ना, जब भी कोई कभी कुछ लिखता है, किसी पे कटाक्ष करेगा, है ना, कमेंट करेगा, वो व्यंग के तौर पे जाता है, उसी को व्यंग्यकार कहते, व्यंग्यकार कहते, सटायरिस्ट होता है वो। अब सटायर की बात चली है तो द एज ऑफ सटायर, द एज ऑफ सटायर किस सेंचुरी को बोला गया, तो द एज ऑफ सटायर बोला गया 18th सेंचुरी को, 18th सेंचुरी को। इस सेंचुरी में बहुत सारे सटायरिस्ट हुए, जिसमें से दो का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। एक का नाम आपका है अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप, और दूसरे का नाम है जोनाथन स्विफ्ट, आप जरूर जानते होंगे, जोनाथन स्विफ्ट। और ये दोनों बहुत बड़े सटायरिस्ट हुए, व्यंग्यकार हुए, बहुत बड़े सटायरिस्ट हुए यानी व्यंग्यकार हुए, दोनों हुए 18th सेंचुरी में ही, 18th सेंचुरी में।
इसीलिए सटायर वर्ड मुझे दिखा तो मैंने द एज ऑफ सटायर के बारे में आपको बता दिया। 18th सेंचुरी को ही ऑगस्टन पीरियड भी कहते हैं। 18th सेंचुरी को ऑगस्टन पीरियड, जरूर आपने नाम सुना होगा, ऑगस्टन एज या ऑगस्टन पीरियड बोला जाता है, याद रखना है आपको। हु वॉज ग्रीक सटायरिस्ट? जुवेनल, हॉरेश एंड कैडमॉन, ये तीनों के तीनों सटायरिस्ट हुए हैं, और रोमन ग्रीक से लेना देना इनका है। करेक्ट आंसर यहां पर डी होना चाहिए, डी फॉर दिल्ली, आपको ध्यान रखना है। चलिए, पवित्रा यादव, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी, आइए। और आज पता नहीं सारे बच्चे कहां चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच नॉवेल वॉज मैग्नम ऑपस ऑफ हेनरी फील्डिंग? अब यहां देखिए, मैग्नम ऑपस फॉरेन एक्सप्रेशंस वर्ड हैं, फॉरेन एक्सप्रेशंस यानी विदेशी वर्ड हैं, हम इंग्लिश में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। मैग्नम ऑपस का मतलब होता है, सबसे पहले एक वर्ड आया है मैग्ना। अब आइए पहले इस वर्ड को समझा दूं, फिर क्वेश्चन समझाऊंगा। MAGNA, मैग्ना अपने आप में रूट वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है लार्ज, विशाल। अब इस मैग्ना से ढेर सारा वर्ड बनता है, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा मैग्नीफाई। मैग्नीफाई होता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, है ना, तिल का तार करना, इसी को बोलते हैं एग्जैजरेट, EXAGGERAT, एग्जैजरेट। और इसी पे आप एक पोएटिक डिवाइस भी पढ़ते हैं जिसका नाम है हाइपरबोले, HYPERBOLE, बढ़ा चढ़ा के किसी भी चीज को बोलना, वही होता है आपका मैग्नीफाई। तो मैग्ना अपने आप में रूट वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है आपको लार्ज। मैग्नम ऑपस यानी ऐसा वर्क जो बहुत ही नोटेबल है, और नोटेबल का मतलब जो बहुत ही फेमस है, जिस चीज से उन्हें प्रसिद्धि मिली, उस सेंस में बात करेंगे। तो विच नॉवेल वॉज मैग्नम ऑपस ऑफ हेनरी फील्डिंग? हेनरी फील्डिंग आपके एक नॉवलिस्ट हुए, जिनका एक नॉवेल है जोसेफ एंड्रयूज। जोसेफ एंड्रयूज किसी राइटर का नाम नहीं है, ये एक नॉवेल है, ये एक नॉवेल है जिसको पब्लिश किया गया 1742 में। किन्होंने लिखा है? हेनरी फील्डिंग ने लिखा है 1742 में। उसके बाद पमेला आया, पमेला के बारे में कल भी बताए थे, इसके राइटर हैं आपके सैमुअल रिचर्डसन, सैमुअल रिचर्डसन, याद रखेंगे। और ये जो आपका पब्लिश हुआ पमेला, ये हुआ है आपका 1740 में, 1740 में पब्लिश हुआ, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, टॉम जोन्स की बात करेंगे तो टॉम जोन्स जो आपका है, ये भी एक नॉवेल है, और इसके भी राइटर आपके हैं हेनरी फील्डिंग ही। कौन है आपके? हेनरी फील्डिंग। और जोसेफ एंड्रयूज के राइटर भी आपके कौन है? हेनरी फील्डिंग। क्लियर? और ये टॉम जोन्स जो आपका पब्लिश हुआ, ये हुआ 1749 में, 1749 में। अब जवाब ये है कि कौन सा नॉवेल जो है यहां पे हेनरी फील्डिंग का मैग्नम ऑपस है। आप किसके साथ गए हैं आप लोग? हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जवाब दिया। अब दोनों में कौन सा आंसर होना चाहिए? तो मोस्ट पॉपुलर यानी नोटेबल वो आपका है टॉम जोन्स, ये आप ध्यान में रखेंगे। पमेला तो सैमुअल रिचर्डसन का है, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। यहां पर हेनरी फील्डिंग, टॉम जोन्स, जबकि इस दोनों के राइटर आपके हेनरी फील्डिंग हैं, ये आपको ध्यान में रखना होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 9 में आइए, व्हेन डिड द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन एंड? ऑस्ट्रियन यानी कि रिलेटेड टू ऑस्ट्रिया, सक्सेशन यानी युद्ध चल रहा होगा, चला, और वो एंड कब हुआ ये बोला गया है। 1745, 1743, 1748। लिटरेचर में आपके ये सब भी किस एज में क्या हुआ नहीं हुआ ये भी आपको पूछ लिया जाता है, या ये पूछ लिया जाएगा ऑस्ट्रियन वॉर जो हुआ किस सेंचुरी में हुआ। तो 1748 की बात करेंगे तो ये आपका 18th सेंचुरी हो जाना है ना। इन विच सेंचुरी, है ना, ऑस्ट्रियन वॉर अकर? तो भैया 18th सेंचुरी, ध्यान आपको रखना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। द रोमांटिक पीरियड स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ डैश इन 1789। रोमांटिक 1789 नहीं होगा, यहां पे 1798 होना चाहिए,
क्योंकि आप रोमांटिक पीरियड की बात कर रहे हैं और ये स्टार्ट हुआ है आपका 1798 में विद द पब्लिकेशन ऑफ व्हाट। अब यहां पर आपका आया लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स की बात जैसे ही करते हैं तो लिरिकल बैलेट्स आपका किन्होंने लिखा है, तो WWW यानी विलियम वर्ड्सवर्थ, और इनके साथ किनका नाम आता है, STC यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज, दोनों ने मिलकर लिखा लिरिकल बैलेट्स। अब यहां पर बात करेंगे लिरिकल बैलेट्स दो एडिशन में आया है, फर्स्ट एंड सेकंड। लिरिकल बैलेट्स के फर्स्ट एडिशन की अगर आप बात करेंगे तो वो पब्लिश हुआ आपको 1798 में। सेकेंड एडिशन की बात करेंगे तो ये पब्लिक हुआ है आपको 1800 में। सेकेंड एडिशन की बात करोगे तो ये कब पब्लिश हुआ आपको, 1800 में। ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं फर्स्ट से, ये आपको हमेशा याद रखना है कि लिरिकल बैलेट्स का फर्स्ट एडिशन जो हुआ उसमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हुए, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिरिकल बैलेट्स के फर्स्ट एडिशन की बात कर रहे हैं, एरो लगा के मैंने बताया है। फर्स्ट में आपके जो बुक हुए टोटल वो आपके 23 हुए। इस 23 बुक्स में 19 बुक्स को लिखने का काम विलियम वर्ड्सवर्थ किए, है ना, और बचा 4 को लिखने का काम आपके ST कॉलरिज किए। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है, बार बार पढ़ना है। क्लियर है मामला? हाँ, चलिए अब यहां पे आइए, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। आप मुझे बताओ कि रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, इसके राइटर कौन होंगे, इसके राइटर कौन, और इसको पब्लिश कब किया गया, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। द 4 एजेज ऑफ पोएट्री, द 4 एजेज ऑफ पोएट्री, इसके राइटर का नाम क्या होगा? चलो एक आप बता दो, एक मैं बताता हूं। इनके राइटर का नाम है आपको द 4 एजेज ऑफ पोएट्री, जो कि एक ऐसे है। ये जो है पोएट्री, ये एक ऐसे है, ऐसे कलेक्शन ऑफ ऐसेज। इसके राइटर का नाम है थॉमस लव पिकॉक, थॉमस लव पिकॉक। और इसका पब्लिशिंग ईयर जो आपका है, यानी पब्लिशिंग ईयर, वो है आपका 1820। मैंने एक सवाल पूछा आपसे, द 4 एजेज ऑफ पोएट्री, इसके राइटर कौन और इनका पब्लिशिंग ईयर कब, ये आप बताएंगे। प्लीज डू द कमेंट। योगी जी सेशन में नहीं है क्या, क्योंकि उनका कमेंट नहीं आ रहा। नहीं पता है, पता होना चाहिए, कोई तो बताओ क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एडमंड बर्क, बहुत अच्छे, एडमंड बर्क। पब्लिशिंग ईयर भी बता दीजिए सौरभ जी, पब्लिशिंग ईयर भी बताना है। गूगल कर रहे हैं। आओ यहां, पब्लिशिंग इस ईयर होगा इसका 1790, 1790, ये आपको ध्यान में रखना है यहां पे। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर के हुए। आगे आइए, अब पैसेज की बात करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ध्यान से देखो क्या है आपका ये। Philosophy of education is leveled applied to the study of the purpose, process, nature and ideals of education. Philosophy की बात कर रहे हैं। फिलो का मीनिंग होता है लव या रिस्पेक्ट, और सॉफी वर्ड आया, सॉफी का मीनिंग होता है विजडम यानी कि बुद्धिमानी, यानी लव फॉर विजडम, रिस्पेक्ट फॉर विजडम। जहां ज्ञान की बात होगी, ज्ञान का सम्मान होगा, है ना। हाँ यही है। अब आइए, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का फिलॉसफी क्या है? इज अ लेवल अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ पर्पस, यानी जो आपको बताया गया कि पर्पस, प्रोसेस, नेचर एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, ये सब बोला गया, ये फिलॉसफी है। इट कैन बी कंसिडर्ड अ ब्रांच ऑफ बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन, है ना। इसको कंसिडर किया जा सकता है
एक ब्रांच के तौर पे फिलॉसफी एंड एजुकेशन के मामले में। एजुकेशन कैन बी डिफाइंड, एजुकेशन को डिफाइन किया जा सकता है एज द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, जहां पर टीचिंग मेथड और लर्निंग यानी पढ़ाना और पढ़ना, पठन और पाठन की जो प्रक्रिया होती है ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स एंड द इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज। इम्पार्ट का मतलब क्या होता है? अर्पण करना, देना, ज्ञान देने लेने की बात चल रही है। इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज, जजमेंट एंड विजडम, जज करना, किसी भी चीज को समझना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। विजडम एंड इज समथिंग ब्रॉडर देन द सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन। वी ऑफन स्पीक ऑफ मैनी एजुकेशनलिस्ट्स कंसीडर इट अ वीक एंड ऑली फील्ड। अब यहां पर बोला गया सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस। अब जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज का अपना कल्चर है, कस्टम है, ट्रेडिशन है ना। इंसान का वर्गीकरण किया गया है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, है ना, और उस वे में हम लिमिटेड होते हैं, उस दायरे से बाहर हम नहीं निकल पाते। बट वाकई में जो आप एजुकेशन प्राप्त करते हो उसका मतलब होता है टू थिंक फ्रीली, यानी आप आजाद होके सोचेंगे। आप किसी भी चीज के कंट्रोल में नहीं होंगे, ना जाति में, ना रिलीजन में, ना नेशन के नाम पे। आप ब्रॉड माइंडेड होंगे, एजुकेशन का ये मतलब होता है। इसलिए यहां पर लिखा गया सोसाइटल, ब्रॉडर देन, इससे ज्यादा ब्रॉडर आपको होना है। जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, जहां आप रहते हैं, दुनिया वहीं तक सीमित नहीं है, उससे आगे भी ये दुनिया है, अनंत गगन है आपके लिए, है ना। तो वहां आप सीमित ना रहें, उसी तरीके का सोच आप ना रखें, ये बोला गया। ऑफन वी स्पीक, मैनी एजुकेशनलिस्ट कंसीडर इट अ वीक एंड ओली फील्ड, too far removed from the practical applications of the real world to be useful। यानी एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ लिए, एग्जाम पास कर गए। लाइफ के रियल सिचुएशंस में, कोई भी सिचुएशन आपको फेस करना पड़ेगा, वहां आपका एटीट्यूड कैसा है, ये डेवलपमेंट आपके अंदर आता है। हाँ, वेरी वेरी गुड। बट फिलोसफर्स डेटिंग बैक टू प्लेटो, प्लेटो का नाम आपने सुना होगा, and the ancient Greek have given the area much thought and emphasis, and there is little doubt का मतलब ना के बराबर डाउट है, that their work has helped shape the practice of education over the millennia। यानी हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से बातें होती है, और प्लेटो का जो थॉट है वह बिल्कुल ही जबरदस्त है, वहां कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। प्लेटो इज द अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर एंड एजुकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट। एजुकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। बोला जाता है जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और जिंदगी को बहुत बेहतर करने के लिए ऑक्सीजन प्लस एजुकेशन दोनों चाहिए। एलिमेंट इन द रिपब्लिक, हिज इंपॉर्टेंट वर्क। द रिपब्लिक एक वर्क है, किन्होंने लिखा है? प्लेटो ने लिखा है। और इसमें एक लाइन है कि एजुकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट, बहुत जरूरी है आपके लिए। ऑन फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, रिटन अराउंड 360 BC। In it, he advocates, advocate का मतलब होता है सपोर्ट करना। He advocates some rather extreme methods, कुछ methods को इन्होंने सपोर्ट किया है। Removing children from their mothers, एक बच्चे को अपने मां से अलग कर दीजिए। Care and raising them as wards of states and differentiating children suitable to the various castes, the highest receiving the most education, so they could act as guardians of the city and care for the less able। He believed that education should be holistic। holistic का मतलब होता है complete form में, including facts, skills, physical discipline, music and art, है ना। एक बच्चा है जिसको परवरिश दिया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, है ना, हर एक चीज के प्रोटेक्शन में रह रहा है। एक बच्चा खुले आसमान के नीचे है, खुद के जीवन को जी रहा है। तो दोनों में ज्यादा एक्सपर्ट कौन होगा? जो अकेले ही अपने आप को लीड करना स्टार्ट कर दिया, वही बोला गया है। आगे बोला गया स्किल्स, डिसिप्लिन, म्यूजिक एंड आर्ट। प्लेटो बिलीव्ड दैट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली, कि टैलेंट जो होता है या इंटेलिजेंस जो है वो जेनेटिकली आपको नहीं मिलता, आपको विरासत में ये सब नहीं मिलता है, कमाना पड़ता है, मेहनत करनी होती है। इसीलिए पेपर बेच के भी राष्ट्रपति आप बन सकते हैं, है ना। राजा का बेटा ही राजा बनेगा नहीं, जो राजा का हकदार होगा वही राजा बनेगा। सुपर 30 मूवी आप देखे होंगे। तो वही चीज है कि ये चीज जेनेटिकली नहीं है कि बाप ऐसा है तो बेटा भी वैसा होगा, बाप रिक्शा वाला है, बेटा IAS ऑफिसर भी बन सकता है, वही चीज है। एंड दस इज बी फाउंड इन चिल्ड्रन बोर्न टू ऑल क्लासेस, और जितनी भी कम्युनिटी है, कास्ट है, रिलीजन है ना, कोई भी कुछ भी कर सकता है ना।
अनलिमिटेड पावर है सबके अंदर, वो बोला गया है यहां पर। हाँ बिल्कुल, ऋतिक रोशन का डायलॉग था, बहुत अच्छा रोल प्ले किए वो। ऑल्दो हिज प्रपोज सिस्टम, लेकिन हमारा जो एक सिस्टम है प्रपोज्ड, जो पहले से बनाया गया है कि कुम्हार का बेटा है तो वो मिट्टी का बर्तन ही बनाएगा, नहीं, वो भी डॉक्टर बन सकता है ना। और एक डॉक्टर का बेटा भी बहुत गजरी नसरी बन सकता है वो, है ना। चांसेस हैं, तो कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, किसी के साथ भी हो सकता है। अच्छा करोगे अच्छा होगा। सिस्टम ऑफ सेलेक्टिव पब्लिक एजुकेशन फॉर एन एजुकेटेड माइनॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट रियली फॉलो अ डेमोक्रेटिक मॉडल। और डेमोक्रेटिक सिचुएशन में हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एरिस्टोटल भी आपके एक फिलोसफर हुए, और इनका कहना है, एरिस्टोटल कंसिडर्ड ह्यूमन नेचर, हैबिट, रीजन टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट फोर्सेस टू बी कल्टिवेटेड। कल्टिवेट का मतलब सिंचाई करना। आप किसी को पालते हैं, पोसते हैं, सिंचाई ही है इन एजुकेशन। द अल्टीमेट एम, और जिंदगी का जो अंतिम लक्ष्य है, बोला जाता है पैसा कमाना होता है। पैसा कमाने से भी ऊपर बहुत कुछ है जिंदगी में। ऑफ विच शुड बी टू प्रोड्यूस गुड एंड वर्चुअस सिटीजन्स, यानी आपको अपने आप में बढ़िया बनना है। वर्चुअस का मतलब होता है ईमानदार। सबसे पहले आप एक इंसान हैं, तो पहले आप एक इंसान बने। चिल टाइम ने कमेंट किया है, मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ूंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लूं, है ना। तो पहले आपको इंसान बन जाना है। ही प्रपोज दैट टीचर्स लीड देयर स्टूडेंट्स सिस्टमैटिकली। अगर एक टीचर है तो वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए, और वो भी सिस्टमैटिकली वे में। कैसे पढ़ना है ना। अब टीचर भी कॉमेडी करते हैं, अगर टीचर ही कॉमेडी करेंगे तो फिर कपिल शर्मा क्यों है ना। तो उस सेंस में बातें होंगी। एंड दैट रिपीटेशन बी यूज्ड एज अ की टूल टू डेवलप गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें। अब एक टीचर जो होता है अपने स्टूडेंट्स का रोल मॉडल होता है। जैसा टीचर होगा बच्चे वैसा करेंगे, बच्चे वैसा फॉलो करेंगे। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक मान मर्यादा में रहें। आपका टोन, आपकी बोली, आपका जेस्चर, आपका पोस्चर वैसा होना चाहिए, क्योंकि 10 बच्चे आपको फॉलो करेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे। अनलाइक सॉक्रेट्स, सॉक्रेट्स भी एक आपके फिलोसफर हुए, सुकरात हिंदी में बोला जाता है। एम्फेसिस ऑन क्वेश्चनिंग हिज लिसनर्स टू ब्रिंग आउट देयर ऑन आइडियाज। ब्रिंग आउट का मतलब होता है एक्सप्लेन। हमारे फैमिली में, हम सबके परिवार में इस चीज पे रोक लगाया जाता है बचपन से। आप ज्यादा सवाल जवाब करें तो बोलेंगे ज्यादा पूछोगे, ज्यादा सवाल करोगे। आप घर में किसी भी चीज के बारे में पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहां बात की जाती है ना, मंगलवार को मीट मछली नहीं खाना चाहिए, थर्सडे को नहीं खाना चाहिए, है ना। मतलब आप गुरुवार को नहीं खा सकते, मंगलवार को नहीं खा सकते, ये धार्मिक दिन है। इसके अलावा जितने भी दिन है वो धार्मिक नहीं है, अंदुम मार काट करो तुम। अरे भैया, खाना है तो डेली खाना है, और नहीं खाना है अगर इस दिन किसी पर्टिकुलर डे में, तो क्यों नहीं खाना। इसका लॉजिकल जवाब आप पंडित से पूछिए, हो सकता है वो गुस्सा कर जाए आपसे कि मंगलवार को क्यों नहीं खाएं और सोमवार को रविवार को खाएं तो क्यों खाएं। अगर खाना है तो डेली खाना है, और अगर नहीं खाना है तो लॉजिकल आंसर लाओ। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया तुम मान लो, पहले जानो तब मानो। और जब सवाल आप करेंगे तो आपको क्या बोला जाएगा, बहुत सवाल करता है, बाप से सवाल करेगा। तो वही चीज यहां पे सुकरात साहब कह रहे हैं कि एम्फेसिस ऑन क्वेश्चनिंग, यानी सवाल करने दीजिए। जो जितना सवाल करेगा वो उतना जानेगा, इसलिए सवाल करना है। इसलिए आप जितना पढ़ेंगे उतना डाउट होगा, और जितने डाउट्स होंगे इसका मतलब है आप लर्निंग प्रोसेस में हैं और आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पे हैं। इसलिए सवाल बहुत जरूरी है, इसलिए अपने सवाल को बंद नहीं रखना है। तो ये बोला क्वेश्चनिंग हिज लिसनर्स, जो भी श्रोता है उनको जोर डालिए भैया तुम सवाल करो जो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ब्रिंग आउट देयर ओन आइडियाज, और आपका जो आइडिया है, आपका जो विचार है वो आप बोलिए। ऐसा नहीं कि हम रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं, जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, नहीं। आप एक इंडिविजुअल के तौर पे यूनिक हैं, आपका भी अपना आइडिया है, आपकी भी अपनी थॉट है। उस चीज को आप क्या कीजिए, एक्सपोज कीजिए, सामने लाइए। ही एम्फसाइज्ड द बैलेंसिंग ऑफ द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ऑस्पेक्ट्स। ऑस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, चाहे थ्योरेटिकल बात करें या प्रैक्टिकल बात करें। among which he explicitly mentions reading, writing, mathematics, music, physical education, literature, history, and a wide range of science, as well as play, which he also considered important. यानी जिंदगी में हर एक चीज जरूरी है, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, घूमना फिरना, एवरीथिंग आपको करना चाहिए। ड्यूरिंग द मिडिएबल पीरियड, अभी आपने मिडिएबल पीरियड के बारे में पढ़ा, पोस्ट क्लासिकल पीरियड, मिडल एज 500 to 1500, द आइडियल ऑफ पेरेनियलिज्म,
है ना, जो अस्थाई है जो चीज, वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय सेंट थॉमस एक्विनास इन हिज वर्क, इनका एक वर्क है द मैजिस्ट्रो, द पेरेनियलिज्म holds that one should teach those things deemed to be everlasting importance to all people everywhere, namely principles and reasoning, not just facts which are apt to change over time. हर एक चीज समय के अनुसार बदलता है. रविंद्रनाथ टैगोर का एक स्टेटमेंट है कि एक बाप को कभी नहीं बोलना चाहिए कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते. वो फिल्मी डायलॉग है. क्यों? आपके पिताजी अलग टाइम में पैदा हुए, आप अलग टाइम में पैदा हुए. हमारे दादाजी के टाइम में आईफोन नहीं था, अभी के टाइम में है. अभी का बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा और हर एक अगला जनरेशन अपने पिछले जनरेशन से फास्ट होता है. और अगर फास्ट नहीं होता तो एक 1947 का टाइम था और एक 21st सेंचुरी में हम हैं, तो वो अलग टाइम था, ये अलग टाइम है, ये फास्ट है. तो हर एक अगला जनरेशन जो होता है अपने पिछले जनरेशन से वो फास्ट होता है और जनरेशन गैप का टसल चलते रहता है. दादाजी बोलेंगे आपको हमारे जमाने में ऐसा होता था, आज का जमाना अलग है, आपका जमाना ढल गया है ना. तो वही चीज है कि आप नहीं बोल सकते कि हम तुम्हारे बाप लगते, हमारे अकॉर्डिंग तुम बनो. तो वही चीज कि हर एक चीज समय के अनुसार बदलता है और टाइम का इंपैक्ट ह्यूमन लाइफ पे पड़ता ही पड़ता है. आगे, एंड दैट वन शुड टीच फर्स्ट अबाउट पीपल नॉट मशीन्स. और आप एक इंसान है तो एक इंसानी तौर पे हर एक चीज को समझे, एक मशीन के तौर पे नहीं. नॉट मशीन्स और टेक्निक्स. इट वॉज ओरिजिनली रिलीजियस इन नेचर. और आपको नेचर से स्पिरिचुअल होना होगा, रिलीजियस बनना पड़ेगा. और जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो हर एक चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं, है ना. इस सेंस में बात करेंगे. इट वॉज ओनली मच लेटर दैट अ थ्योरी ऑफ सेक्युलर पेरेनियलिज्म डेवलप ड्यूरिंग द रेनेसा पीरियड के बारे में अभी आप पढ़े थे. 14th सेंचुरी इटली में स्टार्ट हुआ था पुनर्जागरण वाला मामला. द फ्रेंच स्केप्टिक. अब स्केप्टिक का मतलब होता है जिसके अंदर डाउट है किसी भी चीज को लेके. माइकल डी मोंटैग्ने नाम है. 1533-1592 बर्थ और डेथ. वॉज वन ऑफ द फर्स्ट क्रिटिकली लुक एट एजुकेशन अनयूजुअली फॉर हिज टाइम. अनयूजुअल यानी जो चीज हैबिचुअल नहीं, अनकमिंग नॉट यूजुअल मतलब हैबिचुअल. फॉर हिज टाइम मोंटैग्ने विलिंग टू क्वेश्चन. अब इनका मन होता है सवाल करने का. द कन्वेंशन विजडम. कन्वेंशन का मतलब ट्रेडिशन, परंपरा जो चली आ रही है ऑफ द पीरियड. हो सकता है जो कल्चर कस्टम पुराने जमाने से चला आ रहा हो उसमें गलतियां हो. राजा राम मोहन राय सती प्रथा को समाप्त किए थे ना जी, और वो रॉन्ग था. तो जरूरी नहीं है कि जो हमारे दादाजी या उनसे पहले की जनरेशन करते आए हैं वह सही ही हो और उसको हम आंख बंद करके फॉलो ही करें. नहीं, जो गलत है उस पर आप सवाल उठाएंगे क्योंकि एक इंडिविजुअल के तौर पे आप यूनिक हैं, आपकी अलग पहचान है. कॉलिंग इनटू क्वेश्चन द होल एडिफाइस. एडिफाइस का मतलब स्ट्रक्चर. द एजुकेशनल सिस्टम एंड द इम्प्लिसिट एजम्पशंस दैट यूनिवर्सिटी एजुकेटेड फिलोसफर्स वर नेसेसरली वाइजर देन अनएजुकेटेड फार्म वर्कर्स. फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा गया. तो इस पैसेज को आप बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे. अब आइए यहां पे चिल टाइम एक चीज लिखे, मैं पढ़ देता हूं एक बार. गुड टीचर्स हैव अ वैरायटी ऑफ एटीट्यूड्स एंड क्वालिटीज दैट हेल्प देम बी सक्सेसफुल एजुकेटर्स इंक्लूडिंग केयरिंग. गुड टीचर्स और केयरिंग एटीट्यूड एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स को वर्कर्स. चलिए बहुत बढ़िया. चलिए, मिशन सरकारी अड्डा जबरदस्त पढ़ाते हैं सर, थैंक यू वेरी मच. जनरेशन प्रोग्रेस. ओके. ऑफलाइन क्लास कितने बजे से चलती है? 12:30 से 2:30 में TRE 4.0 के लिए. सैदपुर मोड़, भिकना पहाड़ी, पटना. और ऑनलाइन मोड में भी. आइए सवाल करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अप्रोचेज ऑफ सॉक्रेट्स एंड एरिस्टोटल? दोनों के अप्रोच में क्या डिफरेंस है? एरिस्टोटल फेल्ट दैट द नीड फॉर रिपीटिशन टू डेवलप गुड हैबिट्स इन स्टूडेंट्स. सॉक्रेट्स फेल दैट स्टूडेंट्स नीड टू बी कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस. हाँ, यही डिफरेंस था. सॉक्रेट्स साहब का कहना था कि बार बार सवाल करेंगे बच्चे, और एरिस्टोटल का कहना क्या है? रिपीटेशन, एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे, है ना वो चीज. और इनका था सवाल बार बार करना है. ए. एरिस्टोटल फेल्ट दैट नीड फॉर रोट लर्निंग. रोट का मतलब होता है रट्टा मारना. आपको रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है. रोट लर्निंग पे बात कोई नहीं की है. सॉक्रेट्स एम्फेसाइज्ड ऑन डायलॉगिक लर्निंग, यानी बातचीत करना. नहीं, देयर वाज नो डिफरेंस. डिफरेंस था ए में. व्हाई डू एजुकेशनिस्ट कंसीडर फिलॉसफी अ वीक एंड ओली फील्ड? Why do educationalists consider करते हैं philosophy a weak and only field? क्या मतलब है? It is not practically applicable. ये practically applicable नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ के चले जाएंगे. It's theoretical concepts. It's ये होना चाहिए.
इट्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर इजीली अंडरस्टूड, ऐसा भी नहीं बोला गया। और इट इज इररेलेवेंट, आई आर किसी भी वर्ड के पहले या इसका मीनिंग होता है नॉट, और रेलेवेंट मतलब प्रॉपर, जो प्रॉपर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पेरेनियलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज? क्या मतलब होता है इसका? इट रेफर्स टू समथिंग विच इज ऑफ सीज लेस इंपॉर्टेंस। लेस का मीनिंग होता है नॉट और सीज का मीनिंग होता है स्टॉप। आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, सीज फायर, यानी युद्ध विराम, युद्ध में रोक लगा दो। तो सीज लेस का मतलब होता है, सीज का मीनिंग स्टॉप और लेस का मीनिंग नॉट, जो चीज रुके नहीं कभी भी, यानी हमेशा बना रहे, तो वही होगा आपका ए। इट रेफर्स टू समथिंग विच इज क्वाइट अननेसेसरी, बिल्कुल भी नहीं। इट रेफर्स टू समथिंग विच इज एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब इमोशन, ऐसा बिल्कुल बोला नहीं गया। तो आपका वर्ड है पेरेनियलिज्म, इसका मतलब होता है परमानेंस, परमानेंट, अस्थाई होना, ध्यान रखेंगे। हाँ सेम चलता है। चलिए, वर प्लेटोज बिलीफ अबाउट एजुकेशन डेमोक्रेटिक? क्या प्लेटो साहब का यह बिलीफ था कि एजुकेशन डेमोक्रेटिक होनी चाहिए? डेफिनेटली था। कि डेमोक्रेटिक का मतलब होता है हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी क्लास, किसी भी कास्ट, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करे, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, हर एक को मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी फॉर बॉम्बे। यस। व्हाई डी Aquinas proposed a model of education which did not lay much emphasis on facts? यानी ये जो बोला गया है, एक्विनास एक नाम था आपको, जो प्रपोज किया एक मॉडल ऑफ एजुकेशन को, विच डिड नॉट ले मच एम्फेसिस ऑन फैक्ट, जो फैक्ट्स पे बेसिस नहीं है उतना। फैक्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, फैक्ट्स डू नॉट लीड टू हॉलिस्टिक एजुकेशन। भाई फैक्ट्स हॉलिस्टिक एजुकेशन देता है, हॉलिस्टिक का मतलब कंप्लीट। फैक्ट्स चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स, बिल्कुल समय के साथ हर एक चीज बदलता है ना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर कनाडा। समझ गए होंगे आप। अब आइए यहां पर ये आपका छोटा सा क्लोज टेस्ट है, इसको हम पढ़ते हैं ध्यान से। क्या है? द राइज इन द इरेवाडी डॉल्फिन डैश इन चिलिका झील, चिलिका झील का नाम आप जरूर सुने होंगे, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इविक्शन ऑफ डैश फिश इनक्लोजर after thousands of hectares of Chilka Lake were made free. Irrawaddy dolphins found unobstructed areas for movement. Dash due to the COVID-19 lockdown last year, there were comparatively fewer tourist boats on Chilka Lake, which made it dash for dolphins to move from one part to the lake to another. अब यहां पे देखिए, लॉकडाउन के समय में लॉकडाउन लगा था, लोग घूम फिर नहीं रहे थे, तो जितने भी सी क्रिएचर होंगे, समुद्री प्राणी होंगे, जलीय प्राणी होंगे, वो जल में बिल्कुल फ्री होंगे, कि नाव वगैरह तो चल नहीं रहा होगा, तो वो आराम से रह रहे होंगे। तो ये बोला गया है, द राइज इन द इरेवाडी डॉल्फिन डैश इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इविक्शन ऑफ डैश फिश इनक्लोजर। क्या होना चाहिए? द राइज इन द इरेवाडी डॉल्फिन डैश नेटिव्स, इनहेबिटेंट्स, पॉपुलेशन। नेटिव का मतलब होता है लोकल, इनहेबिटेंट निवास करने वाला। यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? पॉपुलेशन की कर रहे हैं। द राइज, राइज बढ़ा है, संख्या बढ़ी होगी डॉल्फिन की, तो सी फॉर कनाडा। द राइज इन द इरेवाडी डॉल्फिन पॉपुलेशन इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इविक्शन ऑफ डैश फिश इनक्लोजर। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है जो संवैधानिक ना हो। यहां पे संविधान का कोई भी लेना देना नहीं है। इलीगल जो गैर कानूनी है, और अनवारंटेड, अनवारंटेड। अब यहां पर क्या बात कर, अनकमिंग नॉट, जिस चीज जो वारंटेड नहीं है। तो यहां पर क्या बोला गया? इविक्शन, इविक्शन का मतलब होता है बाहर होना, घूमना फिरना, ऑफ डैश फिश इनक्लोजर। दो वर्ड तो आपका एलिमिनेट हो गया जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। करेक्ट आंसर हमारा होगा सी, अनवारंटेड फिश इनक्लोजर। आफ्टर thousands of hectares of Chilka Lake were made dash free. अब इतना बड़ा है, इतने एरिया में फैला हुआ है और वो बिल्कुल फ्री है, तो क्या होना चाहिए? इंटरवेंशन, ट्रेसपास, इंक्रोचमेंट। अब यहां पर वर मेड, आपको यहां चाहिए ऑब्जेक्ट के तौर पे। ऑब्जेक्ट आपका होता है नाउन, इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, दो लोग आपस में बातचीत करेंगे, आप टपक पड़ेंगे। ट्रेस पास का मतलब होता है अतिक्रमण, और इंक्रोचमेंट भी होता है अतिक्रमण। ट्रेस पास जो है ये आपका वर्ब के तौर पे है, और इंक्रोचमेंट में MENT लगा हुआ, ये वर्ड आपका नाउन के तौर पे, और यहां वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वर मेड इंक्रोचमेंट। करेक्ट आंसर आपका यहां पर भी सी हो जाएगा, सी फॉर कनाडा। 1 मिनट।
आगे आपका इरेवॉडी डॉल्फिन्स फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरियाज, अनऑब्स्ट्रक्टेड यानी कोई भी बाधा नहीं, अनकमिंग नॉट ऑब्स्ट्रक्ट बाधित, यानी कोई बाधा नहीं है, लॉकडाउन है, बिल्कुल फ्री है वो। अनऑब्स्ट्रक्टेड एरियाज फॉर मूवमेंट डैश ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन, कोविड-19 लॉकडाउन के वजह से, डैश ड्यू टू, नेवरदलेस, वेयर एज, मोर ओवर। अब आप किनके साथ जाएंगे, बोला गया डैश ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर देयर वर कंपैरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट बोट्स ऑन चिल्का झील। अब यहां पर भी आपको किसके साथ जाना है, नेवरदलेस नहीं, वेयर एज, हाँ, जबकि मोर ओवर। करेक्ट आंसर आपका वेयर एज होगा। वेयर एज ड्यू टू द लॉकडाउन, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ था लास्ट ईयर, और देयर वर कंपैरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट, बहुत कम, बोट्स ऑन चिल्का लेक विच मेड इट डैश फॉर डॉल्फिन्स, जो डॉल्फिन्स के लिए क्या था, हर्टफुल यानी हर्ट करने वाला, दर्द देने वाला, डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग तो है ही नहीं क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है अनऑब्स्ट्रक्टेड यानी किसी भी टाइप का कोई भी बाधा नहीं है, और कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब यानी जो आपके लिए आसान है, जो आपके लिए इजी है, तो इट कंड्यूसिव फॉर डॉल्फिन्स टू मूव फ्रॉम वन पार्ट यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए। द करेक्ट आंसर इज सी फॉर कैनेडा। अब आइए 21 की बात करें, स्पॉटिंग एरर, और स्पॉटिंग एरर में आपका है एज मच एज आई एडमायर हिम फॉर हिज स्टर्लिंग क्वालिटीज आई कैन नॉट एक्सक्यूज हिम फॉर बीइंग अनफेयर टू हिज फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर एज मच एज है, दो टर्म आता है, एक होता है आपका एज मच एज और एक होता है आपका एज मच, सॉरी एज मच नहीं, मच एज, मच एज। एज मच एज जो है ना ये क्वांटिटी को बताएगा, क्वांटिटी को, और मच एज जो है ना ये क्वालिटी को बतलाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एज मच एज यानी मात्रा क्वांटिटी और मच एज क्वालिटी, यानी ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है और ये आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के लिए यूज किया जाता है। एज मच एज आई एडमायर, तारीफ करता हूं, एडमायर मतलब अप्रिशिएट करना, हिम फॉर हिज स्टर्लिंग क्वालिटीज, यहां पर क्वालिटी की बात हो रही है, इसलिए पहले वाला एज जो है ये आपका नहीं होना चाहिए, एज मच एज नहीं, मच एज होगा। करेक्ट एरर आपका हो गया ए फॉर आगरा। स्पॉटिंग एरर आपका क्या है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द डिस्प्यूट ऑन दिस इशू इज बिटवीन माई ब्रदर एंड माई सेल्फ। अब यहां पर एरर आपका माई सेल्फ रॉन्ग हो गया और मैं बोलूंगा माई सेल्फ के प्लेस पे मी होना चाहिए। आप बोलेंगे क्यों, आइए देखते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई के साथ आपने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही है, टू अंडरस्टैंड दैट द डिस्प्यूट ऑन दिस इशू इज बिटवीन, बिटवीन आपका होता है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आए या कोई प्रोनाउन आए वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। माय ब्रदर, ब्रदर आपका नाउन है, ये भी ऑब्जेक्ट के तौर पे है, और यहां पर माई सेल्फ का इस्तेमाल आपने किया और ये माई सेल्फ आपका होता है या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या आपका इंफेटिक प्रोनाउन, जबकि बिटवीन के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट चाहिए और माई सेल्फ आई का मेंबर है, आई सब्जेक्टिव केस, मी उसका ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए मी होना चाहिए। करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे। एंड कंसर्न्स नोबडी एल्स, है ना, तो आपका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। 23 की बात करें, 23 में आपका है मैनी शॉप्स वर इन डैश क्लोज्ड एरिया, बहुत सारे दुकान को इनक्लोज्ड एरिया में क्या कर दिया गया, शॉप्स वर उस एरिया में डाल दिया गया, तो मैनी शॉप्स वर इन अ, इन एन, इन डैश। अब यहां पर ये एरिया जो है ये कहीं ना कहीं डेफिनेट टर्म में बता दिया गया, तो इन द एरिया की बात करेंगे, इन द इनक्लोज्ड एरिया, उस सेंस में बात की जाएगी। ही डैश द कार एट द मोमेंट, अब एट द मोमेंट की आप बात कर रहे हैं, एट द मोमेंट जो है ये प्रेजेंट के मोमेंट की बात कर रहे हैं यानी इस समय, और इस समय की बात कर रहे हो अभी, तो वो एक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यू होगा, और एक्शन अगर कॉन्टिन्यू होगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहिए, और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस तो ही इज वॉशिंग, इज एम आर प्लस V1 प्लस ING। करेक्ट आंसर है, ही के अकॉर्डिंग आर हो नहीं सकता, और वॉश्ड की बात करेंगे तो V2 हो जाएगा, और V2 के बारे में आपको मालूम है ये पास्ट का मामला हो जाता है, इज वॉशिंग के साथ आप चलेंगे, है ना। चलिए 25 में क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ही सेड
मे गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल। अब मे गॉड ग्रांट बोल रहे हैं, ये सेंटेंस आपका हो गया इंपैरेटिव, सॉरी इंपैरेटिव नहीं ऑप्टेटिव, लेकिन पास्ट में है, सेड की बात कर रहे हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट में गया है, देखते हैं। ही विश्ड, ठीक है मामला यहां तक, ही विश्ड बाय गॉड टू। अब यहां पे जब सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव होता है तो हम टू का इस्तेमाल नहीं करते, हमें दैट के साथ ही जाना होता है। ही विश्ड दैट। अब गॉड का गॉड लिखे, मे का आपने मे लिख दिया, जबकि पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा, मे का माइट होना चाहिए या पास्ट का कोई वर्ब होना चाहिए। बी में ही प्रेड, ठीक है मामला, प्रेड का कर दो दैट गॉड वुड। अब वुड कहां पे, विल का पास्ट है, मॉडल का ही पास्ट है, मे नहीं तो वुड के साथ गया, कोई दिक्कत नहीं। और वुड के साथ ग्रांट भी वन पीस टू द डिपार्टेड सोल। करेक्ट आंसर आपका ए बी, यहां सी होना चाहिए, सी ऑप्शन माना जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर, नेटवर्क को ठीक कर लिया जाए। 26 में देखिए क्या है आपका, मैरी सेड टू रोबोट लेट हिम कम देन वी शैल सी। ये आपका इंपैरेटिव है, और मैरी सेड टू रोबोट यहां बोला गया, आप यहां पे दैट का इस्तेमाल किए, फिर यहां पे आपने इफ लगा दिया। दैट ऑफ इफ दोनों इकट्ठे साथ में नहीं आते। मैरी टोल्ड रोबोट, ठीक है, दैट का इस्तेमाल आप कर दिए, ये भी आपका ठीक। दे सेल, अब वी को अगर आपने मैरी के अकॉर्डिंग दे किया ठीक है, बट सेल को आप वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सेल और विल का उड होता है, यहां सेल ही रहने दिया, नहीं होगा। सी में मैरी टोल्ड रोबोट दैट दे वुड सी हिम इफ ही माइट, और हिम आपका हो गया तो ये आपका ही बदल गया यहां पे, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, माइट कर दिए, ही माइट कम। करेक्ट आंसर सी, सी फॉर कैनेडा। बहुत बढ़िया जी। 27 में आ जाइए, बोला गया सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई रिमेंबर माई सिस्टर टॉकिंग टू मी टू द म्यूजियम। अब ये आपका एक्टिव से पैसिव, आई रिमेंबर माई सिस्टर टॉक, सॉरी टेकिंग है, टेकिंग। आई रिमेंबर, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर, ओके। आई वॉज टेकन तब करते जहां पे यहां पे टुक होता। बीइंग टेकन बिल्कुल करेक्ट है आपका, क्योंकि V1 प्लस ING के लिए आपका बीइंग होना चाहिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर। आई रिमेंबर माई सेल्फ, आई रिमेंबर माई सिस्टर, माई सेल्फ का यहां पे कोई भी सेंस नहीं, बीइंग टेकन टू द म्यूजियम। आई, करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे, आप सभी ने बी दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नन ऑफ दिस किसका आंसर दिया योगी जी? 28 हु इज क्रिएटिंग दिस मैश। मैश का मतलब होता है डिसऑर्डर्ड, अस्त व्यस्त होना। इज क्रिएटिंग की बात करेंगे, V1 प्लस ING प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। अब यहां हु हैज बीन का मामला तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव में है, तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के पैसिव में ही जाना पड़ेगा। बाय होम हैज दिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाय होम दिस मैच इज बीइंग, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव लिख रहे हैं तो पहले आपका WH वर्ड अगर आता है, WH वर्ड, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपको मेन वर्ब लिखेंगे, तो कोई सा भी नहीं, तो करेक्ट आंसर नन ऑफ द एबव है, ई फॉर एलिफेंट। 29 सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड। इंस्टॉल, और इंस्टॉल का मतलब होता है स्थापित करना, यानी कि किसी भी चीज का सेटअप करना, यानी आप किसी भी चीज को सेट किया है, इंस्टॉल किया है। प्रीपेड होता है तैयारी, आप तैयार हैं उस चीज के लिए, रेडी हो, आप बिल्कुल ही रेडी हैं। रेडी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है आपका एडजेक्टिव। रेडी के साथ आप इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनेटिव बोले तो 2 + V1, आई एम रेडी टू गो देयर, आई एम रेडी टू गो देयर, है ना, मैं जाने के लिए तैयार हूं, रेडी एडजेक्टिव है, इसके साथ इन्फिनेटिव का इस्तेमाल आप करते हैं। सेटल्ड का मतलब क्या होता है? सेटल्ड हो गया है वो, है ना, स्थित हो गया है, सिचुएटेड। सेटल्ड मतलब सिचुएटेड इस सेंस में। और एस्टैब्लिश्ड कहने का मतलब आपने किसी भी चीज को सेटअप किया है, ये आपका क्या हो गया? एस्टैब्लिश्ड, है ना, किसी भी चीज की स्थापना करना, फाउंडिंग करना, फाउंडर होते हैं, है ना, फाउंडेशन डालते हैं। करेक्ट आंसर इज सी फॉर कनाडा, आपका आंसर हो जाएगा, बी नहीं सी होना चाहिए। 30 में कंटेन वर्ड आया है। कंटेन वर्ड जो है ये इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है, और कंटेन के साथ इनका इस्तेमाल होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। और कंटेन का मतलब इसी कंटेन से आपका नाउन बन जाता है कंटेनर, कंटेनर कुछ रखने वाला।
और कंटेन वर्ब के तौर पे है, मतलब कंटेनर के अंदर कुछ रहेगा यानी शामिल कर लेगा, तो आपके कंटेन वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है इन्वॉल्व होना। उस चीज में आप इन्वॉल्व हैं, उस चीज में आप इंक्लूड हैं यानी शामिल हैं, और उस चीज में आप इंगेज हैं। ये कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होता है और कंटेन के साथ इन लगता है, यहीं से आपका कॉमन नाउन कंटेनर बनेगा। आगे आइए, प्रिवेंट। प्रिवेंट आपके वर्ब के तौर पे काम करता है और प्रिवेंट का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। अभी आपने कॉम्प्रिहेंशन में एक वर्ड देखा था अनऑब्स्ट्रक्टेड, तो ऑब्स्ट्रक्ट, और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधित करना। इसी के लिए वर्ड आता है आपका हैम्पर, और इसी के लिए वर्ड आता है आपका हिंडर यानी रुकावट पैदा करना। ध्यान रखेंगे ये तीनों आपके वर्ब हैं। लिमिट करना यानी लिमिट करना, आपको लिमिटेड कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्टेड, RESTREICT, रिस्ट्रिक्टेड वे में आप काम कर रहे हैं, है ना। कॉन्स्टेंट, CONSTRAINT, कॉन्स्टेंट करना यानी लिमिट करना। रिएस्ट्रेंट, RESTRAINT, लिमिट करने के सेंस में होता है ना, आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद होल्ड। होल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को थाम के रखना, किसी भी चीज को पकड़ के रखना, है ना, किसी भी चीज को कैच करके रखना, किसी भी चीज को ग्रैस्प करके रखना। और कंटेनर में जो भी चीज रखेंगे वो उसके अंदर उसके कंट्रोल में होगा। द करेक्ट आंसर इज कंटेन का होल्ड हो जाना है सिनोनिमस वर्ड के तौर पे। 31 में आइए, कवरिंग। कवरिंग वर्ड आपका जो है V1 प्लस ING के तौर पे आया हुआ है ना, तो इसको आप V4 भी कह सकते हैं। और कवरिंग सेंस यानी ये एडजेक्टिव के तौर पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे भी काम करता है। और कोई भी चीज कवर है यानी कि वो छिपा हुआ है, यानी वो क्लोज है, हाइड है, या इसी के लिए एक वर्ड पढ़ते हैं आप कॉन्सील, CONCEL, यानी चीजों को छिपा के रखना, ढक के रखना। एक्सक्लूड, अभी आपने मेरे साथ इंक्लूड वर्ड पढ़ा। एक्स का मीनिंग होता है एग्जिट और एग्जिट का मीनिंग होता है आउटसाइड, है ना। तो एक्सक्लूड यानी किसी भी चीज को आप बाहर कर देते हैं, और इसके लिए आप एक वर्ड पढ़ते हैं आउस्ट, OUST। आउस्ट का मतलब गेट आउट ऑफ यानी बाहर चले जाओ। और इसी का एंटोनिम जब आप पढ़ेंगे एक्सक्लूड का एंटोनिम, तो वो आपका हो जाता है इंक्लूड। वो एक्सक्लूड, ये इंक्लूड। एक्स का मीनिंग एग्जिट हो गया और इनका मीनिंग इनसाइड होगा यानी कोई भी चीज अंदर है ना। और एक्सक्लूड यानी कोई भी चीज बाहर है। ध्यान रखेंगे ये एक्सक्लूड का क्या हो जाता है, एंटोनिम हो जाएगा, विपरीतार्थक शब्द होगा। अब यहां आ जाओ, ऑप्शन बी में आपका वर्ड आया अवॉइडिंग। अब अवॉइड के लिए कितने सारे वर्ड्स आप पढ़े। अवॉइड करना, किसी को आप अवॉइड कर रहे यानी टाल रहे, इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड आता है आपका इवेड। डेली लिखता हूं SHUN, शन। इग्नोर तो बहुत ही बेसिक वर्ड है, ये तो आप पढ़े ही होंगे, है ना। निग्लेक्ट वर्ड आप जानते ही होंगे, याद रखा करें। और उसके बाद एग्जिबिट। एग्जिबिट का एग्जीबिशन आपने सुना होगा, प्रदर्शनी। तो एग्जिबिटिंग वर्ड का मतलब होता है टू शो, किसी भी चीज को दिखाना, शो करना। या डेमोन्स्ट्रेट, DEMONSTRAT, डेमोन्स्ट्रेट करना, है ना, दिखाने के सेंस में हो जाता है। डेपिक्ट करना, DEPICT। और इसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंट करना, दर्शाना, रिप्रेजेंट करना। अब यहां पर करेक्ट आंसर कवरिंग का जो होगा वो एंटोनिम बोला गया है। तो कवर करना यानी कि आप उस चीज को छिपा रहे, और एग्जिबिट यानी उस चीज को आप दिखा रहे। CC4 कनाडा आपका आंसर माना जाएगा। वेरी गुड, अनसीन कर देना। 32 में आपका वर्ड आया है एमिकेबल। और एमिकेबल, लास्ट एमिकेबल वर्ड का सफिक्स आपका ABLE है। और दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके लास्ट में ABLE हो तो उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव होता है, आपको मालूम होना चाहिए। और एमिकेबल वर्ड का मीनिंग होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली, मित्र जैसा। इसी के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल होता है कॉर्डियल, CORDIAL, कॉर्डियल, है ना, मित्र जैसा। थोड़ा डिफरेंस होता है, एमिकेबल वर्ड है और एक आपका एमिएबल वर्ड है, एमिएबल। अब एमिकेबल में आपका C लगा हुआ है और एमिएबल में आपका ABL है। दोनों का मीनिंग फ्रेंडली है, दोनों एडजेक्टिव है, दोनों एक जैसे आपको लगेंगे। बट एमिकेबल का इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग के लिए, किसी भी नॉन लिविंग चीज के क्वालिटी को बताना है, फ्रेंडली नेचर का है। और एमिएबल होता है लिविंग के लिए, है ना, यानी इंसान एमिएबल होगा, कोई चीज वो एमिकेबल होना है। आइए यहां पे, होस्टाइल का मतलब होता है क्रूएल, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया वगैरह ना हो, होस्टाइल क्रूएल है। ब्रूटल, BRUTL, निर्दयी टाइप का इंसान। टायरेंट, TYRANT, निर्दयी।
या इसी को बोलते हैं डिक्टेटर टाइप का इंसान, DICTATOR, डिक्टेटर। ध्यान आप रखेंगे। आगे आपका फ्रेंडली वर्ड आया, यानी दोस्त जैसा, है ना। क्या क्या वर्ड आप लिख सकते हैं? एक वर्ड मैंने लिखा फैमिलियर, एमिकेबल, एमिएबल, कोर्डियल तो आप जान ही गए। एक वर्ड और पढ़ लीजिए, कंजेनियल, CONGENIEL, कॉन्जेनियल, यानी दोस्त जैसा होना, है ना। बहुत अच्छा वर्ड है आपका ये। हॉटी का मतलब होता है घमंडी टाइप का इंसान, यानी एरोगेंट, ARROGANT, एरोगेंट बोलिए। इसी को आप बोल सकते हैं स्नॉब, SNOB, स्नॉब, घमंडी के लिए होता है। SMUG, स्मग, घमंडी के लिए इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सिट, CONCEIT, ईगोइस्टिक इंसान, ईगोइस्टिक, जिसके अंदर ईगो भरा हुआ हो पूरा का पूरा। तो एमिकेबल का एंटोनिम आपको चाहिए, होस्टाइल भी हो जाएगा जिसके अंदर दया ना हो, और जो हॉटी घमंडी है, करेक्ट आंसर आपका हो जाना है DD फॉर दिल्ली, आप ध्यान में रखेंगे। आइए 33 की बात कर लें। 33 में आपका है वन वर्ड, अ पर्सन ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। एक इंसान के पास इतनी पावर है जो किसी भी चीज को समझ सकता है और किसी भी चीज के रीजनिंग को, किसी भी चीज के लॉजिक को फाइंड कर सकता है। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट होता है किसी भी फील्ड में काम करने वाले इंसान को एक्सपर्ट बोलेंगे। और एक्सपर्ट के लिए वर्ड आता है आपका वेटेरन, वेटेरन जो बहुत ही एक्सपर्ट है। या इसी को हम बोलते हैं वर्सेटाइल, बहुमुखी प्रतिभा का धन्य, हर एक चीज में एक्सपर्ट हो। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, काफी वाइज है, समझदार है। प्रूडेंट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। और इंटेलिजेंट तो आपने बचपन से ही भर भर के सुना है। और एक आता है आपका सैगैशियस, SAGACIOUS, और सैगैशियस वर्ड आया है सेज से, SAGE। और सेज वर्ड का मतलब होता है साधु संत महात्मा, यानी सेंट। और साधु संत महात्मा में उतनी शक्ति होती है, करेक्ट आंसर होगा BB फॉर बॉम्बे। और अभी जस्ट मैंने आपको स्नॉब वर्ड पढ़ाया, हॉटी का एरोगेंट, यानी स्नॉब वर्ड का मीनिंग हो जाता है जो एरोगेंट टाइप का इंसान होगा। तो करेक्ट आंसर आपका है BB फॉर बॉम्बे। और जितने वर्ड्स हैं सारे के सारे आपके एडजेक्टिव हैं। 34 में आइएगा, अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज पे जोर डालना। इंसिस्ट का मतलब होता है प्रेशराइज, PRESSURIZE, है ना, या इम्फेसाइज, EMPHASIZE, यानी किसी भी चीज पे जोर डालना, उस सेंस में बात करते हैं। तो इंसिस्ट करना, आंसर क्या होगा? डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन जो है वो हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, वन हु मेंटेन्स डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार, डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं वो डिसिप्लिनरियन है। स्टिकलर है जो चिपका हुआ रहेगा किसी एक चीज से, है ना। स्टिकलर, स्टिक वर्ड आपने जरूर सुना होगा, स्टिक। और स्टिक के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, किसी भी चीज से चिपक के रहना। और इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं एडहेयर, ADHERE, और एडहेयर के साथ भी टू लगता है। तो जो एक ही चीज के पीछे पड़ा रहे, है ना, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं क्या? स्टिकलर। और इंस्टेंटेनियस, OUS लगा हुआ है, सफिक्स वर्ड आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। और इंस्टेंटेनियस मतलब एक वर्ड होता है इंस्टेंट, और इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, यानी एट वंस, यानी शीघ्र ही वो काम होना चाहिए, जिसको आप बोलते हैं सून, वेरी सून। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टिकलर, ध्यान आप रखेंगे। 35 में आपका क्या होना है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम आपका डला हुआ है यहां पे। हाउ लॉन्ग विल द पीपल पुट अप विद। देखिए, पुट अप विद का मतलब होता है किसी को बर्दाश्त करना, और बर्दाश्त करने के लिए एक वर्ड आता है आपका BEAR, बियर, है ना। ये पीने वाला नहीं है, ये बर्दाश्त करने वाला है। एक वर्ड होता है आपका टॉलरेट, और एक वर्ड होता है आपका इंड्योर, बर्दाश्त करने के लिए, है ना। वेलकम का मतलब होता है किसी का स्वागत करना, वेलकम, शानदार स्वागत। टेक इजली, आसानी से लेना, और टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना। तो पुट अप विद आपका टॉलरेट हो गया। वंस फॉर ऑल की बात करेंगे। वंस फॉर ऑल का मतलब क्या होता है भाई? एक बार जो हो गया सो हो गया। तो वंस फॉर ऑल का मतलब होता है इवेंचुअली, यानी जो हो गया सो हो गया। या इसी को हम बोलते हैं अल्टीमेटली, या इसी को हम बोलते हैं फाइनल या फिनाले, है ना। तो ऑथोरिटेटिवली का मतलब क्या हो जाता है? एक वर्ड आप पढ़े होंगे, ऑथोरिटेटिवली आपका एडवर्ब है,
एक वर्ड आपने पढ़ा होगा ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या? कोई ऑथोरिटी है, गवर्नमेंट ऑथोरिटी की बात करेंगे। ऑथोरिटी के पास, जिसके पास पावर है किसी भी चीज को कंट्रोल करने का, है ना, हैज पावर टू कंट्रोल, है ना, वो ऑथोरिटी कहलाती है। तो वहीं से वर्ड आया आपका ऑथोरिटेटिवली। फाइनली आपका करेक्ट आंसर है। और एंग्रीली मतलब एंग्री यानी गुस्से में होना। एंग्रीली आपका एडवर्ब है, एंग्री आपका एडजेक्टिव होता है। और यहीं से सॉरी, अगर आप एंगर वर्ड की बात करेंगे तो एंगर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो एंगर नाउन, एंग्री एडजेक्टिव, एंग्रीली एडवर्ब, ये सब आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पैलेट, पैलेट, पैलेट। हर एक स्पेलिंग आपका रॉन्ग नहीं है। PALAT, पैलेट, ये आपका बिल्कुल सही है। और पैलेट का मीनिंग होता है अपर पार्ट ऑफ द माउथ। अपर पार्ट ऑफ द माउथ, ये हमारे माउथ का ऊपरी हिस्सा, जिसको हम हिंदी में तालू कहते हैं, है ना, वो होता है, वो सही है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चांसलरी, चांसलरी, चांसलरी। एक भी स्पेलिंग सही नहीं है, आपका आंसर ये हो जाएगा। चांसलर क्या होता है? CHANCELLOR, ये स्पेलिंग होनी चाहिए। prepositional based questions, what time did you arrive dash station? arrive by, arrive on, arrive at, arrive at station। स्टेशन किसी लोकेशन पे होगा और लोकेशन को बताने के लिए at का इस्तेमाल होता है। कई बार आप बोलते हैं ना, आई एम एट होम, मैं घर पे हूं, आई एम एट वर्क, मैं अपने काम पे हूं, उस सेंस में। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे या ऑफ दिस सेशन, ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश द प्रेसिडेंट ऑफ हिज डिसीजन। रिस्पॉन्सिबल के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन फॉर लगता है आपका, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑफ या टू आपका नहीं होगा। क्लियर है मामला? तो आज का सेशन आपका यहीं तक हुआ।